कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, अपनी जो छवि होगी उसको हम निखार नहीं पाएंगे, उसको दिखा नहीं पाएंगे। अगर किसी पे कोई हमला हुआ है या कोई दिक्कत हुई है, कोई समस्या हुई है, किसी नागरिक पे या कोई दिक्कत मतलब महसूस हो रहा है, तो उसको हम पूरा मतलब क्लियरिटी नहीं दिखा पाएंगे अगर हमारे पास एक हिसाब से सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त सिस्टम नहीं होगा या कोई पद नहीं होगा या कोई सिस्टम नहीं होगा, तो हम पूरा संघर्ष जो करेंगे वो समझो एक हिसाब से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा सर। तो पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए और पत्रकारों के हित में जो पत्रकारों को आए दिन धमकी देते हैं या पत्रकार को जान से मार देने की या फिर अन्य प्रकार के इनके साथ अभद्रता की जाती है, तो इस तरीके के लोगों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्रवाई सर होनी चाहिए जी। तो अब हमारे साथ तो हरिभूषण जी तिवारी जी है, मैं इनसे कहूंगा कि कृपया अपने सुझाव देने का कष्ट करें। और अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। जी, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनना चाहिए। कानून क्या है कि आए दिन जो है पत्रकारों को हमला होता है, हत्या हो जाता है, लेकिन कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं। जी, कानून जो है वो बनना चाहिए पत्रकारों के लिए, जी, ताकि वो के साथ काम कर सके। जी, जिस प्रकार से समाज में हम लोग जाते हैं, मार्केट में करते हैं, चलाते हैं, किसी प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ता है, जी, चाहे वो प्रशासनिक हो, कानून का होना आवश्यक। जी। पत्रकारों के सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। उन्हें बिल्कुल उनके लिए कवच की तरह पत्रकार सुरक्षा कानून होना चाहिए, केवल कागजी और फौरी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने कहा। और क्या करना चाहिए पत्रकारों के लिए, और क्या करना चाहिए अगर सरकार नहीं बनाती है तो इसके लिए कैसे हम लोग सरकार को विवश करें, कैसे सरकार बनाने के लिए मजबूर हो, तो सुझाव देने कष्ट करें। जी भैया। जी, 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 आवाज नहीं आ रही है संदीप जी, संदीप जी, संदीप साहब, संदीप पांडे जी, संदीप पांडे, संदीप पांडे जी, माइक बंद है सर इनका, माइक चालू करें। माइक चालू करें। संदीप सर माइक अपनी चालू कर लें। चालू है सर माइक, अब चालू किया। तो मैं चाहता हूं कैसे ये पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने, कैसे पत्रकार सुरक्षित हो, क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं और आप एक अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। कैसे पत्रकार सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके, इस पर कुछ सुझाव देने का कष्ट करें। हमारा तो सर केवल यही परामर्श है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के सभी पत्रकार एक साथ एक मंच पर आकर अपनी आवाज बुलंद करें। और जब तक सभी पत्रकार हमारे अपने अहम भाव को त्याग करके एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की ओर से पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के सभी पत्रकारों को अपने मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी सबकी बात को एक आवाज एक सुर में एक साथ बोलने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं और एक ही विषय पर केवल पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाया जाए ताकि हमारे पत्रकार पूर्ण रूप में सुरक्षित हो सके, उनका परिवार सुरक्षित हो सके और परिवार की सुरक्षा के साथ साथ उसके उत्तरदायित्व का अच्छे से निर्वहन हो सके।
बहुत सुंदर। जिस प्रकार आज हर SC ST के लिए आरक्षण है, OBC के लिए आरक्षण है, और क्या कहते हैं ये लग गया, क्या कहते हैं कि EWS का आरक्षण हो गया, वैसे पत्रकारों के लिए भी हर जगह आरक्षण की सुविधा होना अनिवार्य है। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। और हमारी मांगे भी जिस तरीके से मैंने रखा हूं, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और आपने तैयार भी किया है, क्योंकि मैंने मांग ही रखा हूं कि पत्रकारों की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें हमारे इन बिंदुओं को जोड़ा जाए। जैसे नौकरियों में पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जब हमारा कलम का सिपाही, आज हमारा पत्रकार भाई समाज की सेवा करते-करते जब वो वृद्धावस्था आ जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं अच्छे के स्कूल में दाखिला करा सके, तो उस स्थिति में बच्चे जो हैं पत्रकार के वो मजदूरी न करें, वो कम से कम अपनी रोजी-रोटी को आसानी से चला सकें, इसलिए हमें आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण मिलना चाहिए। जी। आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जी, दूसरी बात, अगर किसी भी पत्रकार की राज्य सरकार ही नहीं, सब केंद्र सरकार को इस विषय में निश्चित रूप से सोचना चाहिए, और हम पत्रकारों को चाहिए कि अपने संगठन की एकता और एकजुटता दिखा करके इसको केंद्र सरकार से हासिल करना चाहिए। राज्य सरकार के ऊपर हमें नहीं दबाव बनाना चाहिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद को अपने केंद्रीय प्रतिनिधि द्वारा अपनी बात रखना चाहिए। जो हमारी मांगे केंद्र से मंजूर हो जाएंगी तो राज्य सरकार उसका पालन करने के लिए विवश हो जाएगी। देखिए, मैं बात सही है, क्योंकि अभी संगठन शुरू किया गया और आज मैं बता दूं, आज 21 दिन हो गए हैं। आज क्योंकि 20 नवंबर को संगठन मंच में आया था और आज 20 तारीख है, मतलब 20 से 20, तो अभी कितने दिन हुआ संदीप जी? 1 महीने में आपने 3100 लोगों को जोड़ चुके हो। आपने देखा, बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की। तो आप 3100 लोगों को जोड़ करके एक मंच तैयार कर रहे हैं, और जो संगठन सदियों से गुजर गए हैं कामें करते-करते, और वो अपनी आवाज अपने जिले में नहीं कह पाए, तो आपको टाइम तो लगेगा। सरकार बनाने के लिए लक्ष्य करते मिशन 2022, और हम लोगों का मिशन होगा 2024। सर 2024 न रखिए, सर 2023 रखिए। कोई भी लक्ष्य जो है हमारे पत्रकार बंधुओं से बड़ा नहीं है। हमारे मंच पर जो 3100 पत्रकार बंधु हमारे सदस्य जुड़ गए हैं, जिस दिन अपने आप में सोच ले कि कोई भी लक्ष्य हमसे बड़ा नहीं है, हमारा काम 2024 में नहीं 2023 में ही हो जाएगा। मिशन 2023। तो 1 साल के अंदर हमें इतनी लड़ाई लड़नी होगी, मैदान में उतरना होगा कि ये केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ेगा पत्रकारों को लेकर के। ये मैं आपको वादा करता हूं, और अब हमारा होगा मिशन 2023। सर यहाँ मीटिंग में उपस्थित 57 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं जी। ये हमारे 57 पत्रकार बंधु भी सुन ले, और आप हमारे सीनियर सर हैं, MD भी हैं, गुरुजन भी हैं, और श्रेष्ठ मार्गदर्शक भी हैं। हमारी जो भी उपलब्धि है वो आपके निर्देशन में ही उपलब्धि है। जी। जितना हमारे मंच पर अभी तक सबसे अधिक भाग लेने वाले सदस्य रहे होंगे, चाहे वो 120 रहे होंगे, चाहे 121 रहे होंगे, जितना मिलकर सब एक साथ बल लगाएंगे, उतना हम अपने गुरुजन की ओर से जो है अकेले बल लगा करके मिशन 2023 में इसको सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और 2023 जो मिशन चालू होगा वो एक ऐतिहासिक मिशन होगा, और पूरे देश इस चीज को मानेगा। मैं बता दूं संदीप जी, जिस हिसाब से आपने शुरुआत किया था, 20 तारीख को हम लोग लाइव पे आए थे, और आज हमारा 21 हो गया, मैंने 1 महीने 1 दिन हो गए, 31वें दिन हमारे आज पूरे हो गए। तो 21 दिन में आज हम 3100 लोगों को जोड़ चुके, मतलब हम 100 लोगों को डेली अपने मिशन को बता रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है, और इस बात की चर्चा भी हर जगह छा गई है, क्योंकि देखिए लाइव पे इसलिए लोग कम आ पा रहे हैं। हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा सर अब दिन में रखो इसको लाइव में, तो हमने कहा दिन में भी नहीं संभव है। तो संदीप बाबू, क्योंकि ठंड कड़ाके की हो रही है और लोग 9:30 बजे रजाई में जो लेट जाता है, दुबक जाता है, वो बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो इसलिए, क्योंकि 9:30 भी बज रहा है और कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने समय रख दिया हूं 8 बजे से, बल्कि हम 7:30 बजे ये लाइव पर आने लगे हैं, और कल हम फिर चर्चा करेंगे मिशन 2023। ये सुझाव दिया, इसके लिए मैं
धन्यवाद। और मिशन क्यों, जी बोलिए। सर एक निवेदन है कि अपने जो है ग्रुप में पदाधिकारियों का उसको भेज दीजिए, जो जानकारी हो जाए कि कितने पदाधिकारी हमारे नियुक्त हो गए हैं, कौन कौन से पद पे पदाधिकारी नियुक्त होना। अभी मामला ये है बंधु, नहीं उसमें लिस्ट मैंने बना भेजा हूं, देखिए ग्रुप पे आप देखिए, उस पर पड़ा हुआ है कि कितने संगठन मंत्री बनाना है, कितना जिला अध्यक्ष होंगे, 4 आपके वो होंगे, एक जिला अध्यक्ष होगा, एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, 4 उपाध्यक्ष होंगे, चाहे प्रदेश में, चाहे जिले में, चाहे ब्लॉक में। ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। जिले का अध्यक्ष, देखिए जिले का अध्यक्ष एक रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष एक रहेगा, मंडल अध्यक्ष एक रहेगा, उसके 4 उपाध्यक्ष रहेंगे, एक सचिव रहेगा, एक महासचिव रहेगा, ठीक। और उसमें जो जिले में जितनी ब्लॉकें हैं, हर ब्लॉक में एक संगठन मंत्री रहेगा, वो जिले की कार्यकारिणी कम से कम 11 लोग, मतलब 11, 9, 8 जितनी ब्लॉकें जिले में हो, उतना ब्लॉकों से एक ब्लॉक को लेकर के वो संगठन मंत्री बनाएगा। जाके कोई सूचना देना है तो वो संगठन मंत्री अपने ब्लॉक में सूचना पहुंचा सके। इस तरीके से इसको खाका तैयार किया गया। जैसे आप, और जो मंडल में होगा वो हर जिले के, जो 4 जिले हैं, 4 जिले से 2-2 लोगों को जोड़ करके वो मंडल के संगठन मंत्री बनाएगा। इससे जैसे आपके जिले में 4 हैं, मान लेते 4 जिले हैं, तो 2-2, 3-3 लोगों को जोड़ लिया तो हो गए उसमें, अगर 4 है तो 2-2, 8 लोग हो गए। तो अगर मैंने कोई संदेशा दिया और एक नहीं आ पाया, तो एक आदमी आया, वो संदेशा उस जिले तक पहुंच गया। इसी तरीके एक सचिव है, मान लीजिए एक सचिव, एक महासचिव, एक सचिव बनाया गया। मान लीजिए लिखा पढ़ी वाला करना है, कुछ करना है, तो मान लीजिए एक आदमी नहीं है तो 2 लोग हैं, और एक जिला अध्यक्ष है। अब एक मान लीजिए एक जिला अध्यक्ष रखो या प्रदेश अध्यक्ष रखो या मंडल अध्यक्ष रखो। अगर मंडल अध्यक्ष है तो उसमें एक मंडल अध्यक्ष है, उसके 4 उपाध्यक्ष है। 4 उपाध्यक्ष के 4 जिलों से एक उपाध्यक्ष उठा लिया, ठीक। अब कोई आपने मीटिंग किया तो 4 मंडल, 4 जिले हैं, तो चारों जिले से वो लोगों को जोड़ लिया। तो ये संदेशा आसान पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? इस तरीके से। और जो सलाहकार हैं वो हमारे नेता नहीं रहेंगे, या तो वकील हो या फिर अधिकारी कर्मचारी हो, सेवानिवृत्त, उन्हीं को बना रहे हैं। नेताओं को बनाएंगे तो वो हमारी दिशा को भटका देंगे, राजनीतिक तरफ मोड़ देंगे, इसलिए हमें उधर मुड़ के देखना नहीं है। इस आप अपना सुझाव दीजिए। नहीं, आपका मत सही है सर। इसलिए मैंने उस संगठन को तैयार किया हूं, क्योंकि जिले में कार्यकारिणी, प्रदेश में कार्यकारिणी, भाई एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 11 संगठन मंत्री, जितने ब्लॉक हैं हर ब्लॉक से एक आदमी को उसमें जोड़ लिया जाएगा, तो आसानी से वो संगठन मजबूती के साथ में तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास 8 ब्लॉकें हैं तो 8 उपाध्यक्ष बना लीजिए, संगठन मंत्री बना लीजिए, मगर अध्यक्ष तहसील के खाले न बनाइए। जैसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाना, अध्यक्ष बनाना है, मैंने उपाध्यक्ष बनाना है, तो आपको उपाध्यक्ष बनाना है, उस कैटेगरी से बनाना है। मैंने एक ही ब्लॉक के सारे एक ही तहसील के न बनाइए। अब आपके पास माने 4 तहसीलों से कम नहीं होते, 3 तहसीलों से कम ही नहीं होते एक जिले में, तो हर तहसील का एक आदमी जो सीनियर हो वहां का, जो वहां पर पद नहीं लेना चाह रहा है और जिले का वो सीनियर है, तो उसको यहाँ पर अपने साथ समाहित कर ले। जी सर। गलत है, सही है? तो ये पूरा खाका बना करके तैयार होगा। और आप मंडल, जैसे आप मंडल संवाददाता हैं, और आपको मंडल के बाद में आप अपने मंडल के, तो आप मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, मगर दूसरे मंडल के आप प्रभारी होंगे। क्या होंगे? प्रभारी होंगे। और दूसरे मंडल वाला वो मंडल का दूसरे तीसरे प्रभारी होगा। यहाँ पर हमारा एक सुझाव ये भी है जी कि जैसे कोई मान लीजिए हमारे प्रयागराज मंडल का अध्यक्ष है तो वो फैजाबाद मंडल का प्रभारी होगा जी, लेकिन जो फैजाबाद मंडल का प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष के साथ अगले मंडल में प्रभारी जो है 2 लोगों को नियुक्त किया जाए। 2 लोगों को नियुक्त किया जाए। हाँ, इसलिए कि मान लीजिए एक बार प्रभारी नहीं खाली रहा, अगर कोई सब परिस्थिति आ ही गई, जी, अब किसी कार्य को
प्रभारी नहीं खाली का है तो कम से कम अगला प्रभारी उसके स्थान पर उसका कार्य कर सके ना सर। जी जी बिल्कुल सुझाव, ये मान्य है सुझाव। तो जो प्रभारी हैं वो प्रभारियों को इसलिए जोड़ा जा रहा है और जो हमारा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो एक एक प्रदेश के प्रभारी रहेंगे जी जी। और जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के हैं वो राष्ट्रीय लेवल में जो है वो 5-5 प्रदेशों के रहेंगे। हमारा सर केवल यही कहना है कि एक अध्यक्ष पर जो है 2 प्रभारी, एक अध्यक्ष पे 2 प्रभारी। हाँ चलिए आप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इस पर हम अच्छा मामला ये होगा जैसे संदीप जी आप अपने यहाँ काम कर रहे हैं, मान लेते हैं आप मंडल अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष है, तो आपको अब दूसरा आदमी आ रहा आपको स्वागत कर रहा, आप बता रहे हैं, आपने मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने दूसरे जिले में गए तो आपको वहां के लोग प्रेरणा लेंगे आपसे कि आपने बहुत अच्छा काम किया और बहुत धन्यवाद दें, आप लोगों को स्वागत करेंगे। और आप मान लीजिए आप नहीं काम कर पा रहे हैं और आपके घर आ गए, आपने वहां का अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आज आप वहां पर मीटिंग बुलाया, तमाम पत्रकार आए, सम्मान किया, तो आपके अंदर जो दबी हुई आत्मा है, जो आपके अंदर जो सोच थी वो हम कहना चाहेंगे जो सोच रहे थे कि यार कर नहीं पा रहा था, ये है वो है, थोड़ा अलसीपन आ गया था, वो दूर हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पर यह भी है ना कि जो भी हमारा प्रभारी नियुक्त होगा या अध्यक्ष नियुक्त होगा उसे भूल जाना होगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं। उसको इस बात का स्मरण रखना होगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद में कि हम सबके लिए कर रहे हैं। जब तक वो सबके लिए भावना नहीं ले आएगा तब तक वो उत्कृष्ट कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। जब वो केवल अपने लिए करने के लिए करेगा तो उसके अंदर जो है उसकी सोच में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहेंगे। देखिए जी, वो पांडे जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिसके अंदर समाज के प्रति लगाव नहीं होगा, दूसरों के प्रति नहीं होगा, तो वो संगठन में जुड़ने का काम ही नहीं करेगा। वो तो अपनी रोजी रोटी ऐसे चला रहा है, वो तो रोजी रोटी ऐसे धक्का मार करके चला देता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। आज एक मुझे सज्जन मिले बरसात में, मैं आ रहा था तो मैं भी गया था, थोड़ा दवाई लेने गया था, तो देखा मैं भीगते वो सज्जन आ रहे थे, तो मैंने उनको रोका। हमने कहा भाई भीग रहे हैं तो उनको कृपया ले लें, लाइन में ले लें। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठाया और हमने कहा भैया क्या थे, तो मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरी पड़ोसी की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी में कोई स्टिकर नहीं लगा था। तो कहा मैं पत्रकार हूं, तो बताया कि मैं एक रिपोर्टर हूं। ये पाल साहब, देवपाल, देव सिंह पाल, क्या भैया नाम है, यही नाम है क्या? चले गए, हाँ वो चले जाएंगे क्योंकि कहीं भटक के आए हैं। तो मैंने मुझे पूछा तो उन्होंने कहा भैया मैं फला काम से गया था, तो हमने बताया कि संगठन में जो कहा संगठन साहब नहीं जुड़ा, हमारा रोजी रोटी चलत जाए, बस कहानी खत्म। तो ऐसे लोग हैं, तो वो अपने लिए क्यों सोचेंगे, आपके लिए नहीं सोचेंगे, और जो आपके लिए सोचेगा वही संगठन में आने का काम करेगा। तो इसलिए हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें सभी लोगों को जोड़ना है। एक गुरुजी और भी कहा करते थे, अगर आपके पास संदीप जी एक ही नोट 100 की रख दिया जाए और उसमें कहे छटनी करो तो क्या छटोगे, क्या करोगे? क्या सर फिर पूछिए। आपके पास एक 100 की नोट दे दिए जाए और कहे संदीप जरा अच्छी नोट निकाल के लाओ, तो कौन नोट निकालोगे? एक ही 100 की नोट दिया गया है। हाँ, एक ही नोट पलटोगे, इधर उधर देखोगे, कहोगे क्या, तो गुरुजी हमारे पास एक ही नोट है। और आपके पास अगर 100 की 10 नोटें दे दिया जाए, 1000 रुपए दे दिया जाए, और तब आप कहें कि जरा संदीप बाबू अच्छी नोट निकाल के लाओ, तो जो सबसे बढ़िया कड़कड़ाउआ होगी वो नोट निकाल के दोगे, ये गुरुजी। तो जब हमारे साथ समूह होगा, जब हमारे बहुत साथी होंगे, जब हमारे साथ जनसैलाब होगा, तो निश्चित रूप से हमारे पास हीरे भी होंगे, अच्छी नोट भी होंगी, कुछ फटी होंगी और कुछ अच्छी नोटें होंगी। अब आप मैंने जो जहां जा रहे हैं आप समझदार हैं, ज्यादा कहने की बात नहीं है। धीरेन्द्र जी चुप्पे चुप्पे मुस्कुरा रहे हैं,
विश्लेषण कर रहे हैं सर। देखिए, शिक्षक का काम ही है, जो शिक्षक होता है वो गूढ़ बातों को ही ध्यान देता है। धीरेन्द्र जी साहब ना एक नियम है, वेट एंड वॉच एंड फायर। तभी धीरेन्द्र जी वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, फिर भी कुछ देर तो फायर करेंगे। जी धीरेन्द्र जी बताइए, अब आपका ही समय है, क्योंकि 45 हो गया है और मैं निश्चित रूप से आज समय से आ गया था। देर में कृपया ना आए, क्योंकि ठंड कड़ाके की हो रही है और लोग हमसे कहते साहब रात में मत करो, हम लोग जड़ा जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र जी बोलिए सर, बोलिए। माइक बंद है इनका। अरे माइक भाई खोल लीजिए बाबू। लेकिन हमारे जो पत्रकार साथी हैं, ये अपना अमूल्य समय जी आज संगठन के लिए दे रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये दिल से हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनका मतलब अभिवादन स्वीकार करते हैं और इनको अभिवादन देते हैं, और ढेर सारी खुशियां इनको ईश्वर दे, और ये संगठन से इनको आत्मबल मिले कि जिससे देश सेवा, समाज सेवा सम्यक ढंग से ठीक ढंग से ये कर सके। और हमारे सर जी लोग जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र की मुक्ति है। हमारे सर जी लोगों का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य में, जिलों में छोटी इकाइयों नाम रहे, और हम लोगों की श्रद्धा हमेशा इस कुटुंब ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बनी रहे। ये जो प्रेस काउंसिल है ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे साथी अक्सर हमसे फोन पे बात किया करते हैं, आप लाइव पे आते हैं, तो मैं पहली बात तो अपने उन साथियों को ये एक जरूरी मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, और वो अवश्य ही सुने। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर मेरे नाम पे आ रहे हैं, मेरी सोच पे आ रहे हैं, तो मेरी सोच पे नहीं आ रहे हैं, वहाँ हमारे गुरुजन तुल्य हमारे ये सर जी हैं, और भी हमारे गुरुजी लोग हैं, उनका विचार है कि ऐसे संगठन इन्होंने अपने भारतवर्ष के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए जो पत्रकार समर्पित है, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करता है, उसके लिए उसकी कानून लाने का प्रस्ताव और कमेटी गठित करने का, ये सारी चीजें जो दी, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और हमारे पत्रकार साथी सभी जिले से तैयार बढ़िया से हो रहे हैं, क्योंकि 16-17 जिलों की बात मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ, और पेशे से मैं छोटे बच्चों और इंटर तक की सेवा भी करता हूँ बच्चों की, और ये सोच के करता हूँ कि इनमें से हमारे जो अच्छे लड़के निकले वो जर्नलिस्ट ही बने, क्योंकि जब अगर वो जर्नलिस्ट बनेंगे तो यूपीएससी ज्वाइन करके लगता नहीं कि लोग समाज की सेवा करेंगे। यूपीएससी में 90% जो अधिकारी गण आ रहे हैं वो केवल जनता को चूसने का काम कर रहे हैं, और जनता उसको कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाती है। लोगों का मानना है, कहना है हमारे बंधुओं का कि 27% से लेके 35% तक जो विकास खंड की धनराशि है, उसको तो ये लोग किसी न किसी तरह से हेरा फेरी कर ही लेते हैं। ये लोगों का मानना है, पब्लिक मानती है इसको पत्रकार, केवल पत्रकार इतने कहता है कि भैया इतना कर रहे हो आप, इतना कहाँ जा रहा है। तो अगर वो सही बात उठाता है तो उसके ऊपर वास्तव में ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अधिकारी है, किसी न किसी तरह से ये क्या करते हैं कि कहते हैं बहुत बोलता है साला, इसको किसी न किसी तरह से अंदर करा दो। इसके ऊपर आईआईटी एक्ट का मुकदमा अगर हल्का इधर उधर पाओ तो 4 डाल दो। तो इन सबों से
ये जो मंच हमारा आ गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस काउंसिल, ये बहुत अच्छी चीज है। और हमारे जो कहा डायमंड की चमक रखने वाले हमारे पत्रकार बंधु, चाहे वो छोटे लेवल के पत्रकार हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे नेशनल लेवल के हों, उन सभी ने अपनी अपनी खूबियां, अपने अनुभव इस ऐप पर जरूर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और धीरे धीरे सारे लोग देंगे। हमारे बहुत लोगों से बातें हो रही है सर, और चर्चा आ रही है, कई जगहों से आ रही है। कभी कभी मेरे पास समय नहीं रहता, क्योंकि आज मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार का होने के नाते मुझे भी आजीविका चलानी रहती है, तो कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन ये हमारे सभी पत्रकार साथी बहुत ही उत्साहित है सर, और पूरा देश के उत्साहित है। क्योंकि मेरे एक साथी रीवा से बात हुई, मध्य प्रदेश से, एक रूपेश करके है, अभी नया उससे बात हुई तो वो बहुत उत्साहित था। शायद अभी डाउनलोड नहीं कर पाया है या किया, वो कहीं से मेरा नंबर कहीं से लेके बात। तो हम तो खुश है सर कि आपने वरदान दिया है देश के लिए, और ये देश के पत्रकारों के लिए वरदान साबित हो। जय हिंद, भारत माता की। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मैं एक अच्छे श्रोता की तरह आप मंच पर बने रहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें भारत माँ ने जन्मा है, तो उनका मैं कर्ज देखिए, शिक्षक के अंदर इन्होंने जिस तरीके से देखा कि वो पुलिस में चला जाएगा, किसी विभाग में चला जाएगा, तो वो जनता का खून चूसने का काम है। मगर हमारा जो कलम का सिपाही है, वो खून दे करके समाज की रक्षा करता है। इसलिए मातृभूमि की सच्चा सिपाही हमारा कलम का सिपाही है। इसलिए मैं अधिक से अधिक लोगों को जर्नलिस्ट की तरफ इशारित करता हूं, इंगित करता हूं कि हमारे अच्छे पत्रकार बन करके उभरे, लोग जाने और समझे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि आप जैसे लोग अगर समाज में आएंगे तो निश्चित रूप से ये समाज और आगे जाएगा और निश्चित रूप से एक दिन पत्रकार समाज के साथ साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। तो दोस्तों, आज सरकार कहती है कि हमारा मिशन 2022 है, कोई कहता है हमारा 23 है, कोई कहेगा हमारा 24 है, मगर हम लोगों का मिशन 2023 होना चाहिए। अभी हमने संदीप जी से बात किया हूं, 2023 माने एक साल के अंदर हमें इतना मजबूत हो जाना है कि सरकार हमारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। 72 के बाद अब 73वां संगठन कोई ना बने, इसलिए हम लोगों ने निर्णय साधा हो, संकल्प लिया हो कि हम सभी लोग मिल करके युद्ध स्तर पर काम करें। इसी के साथ में बाड़ी को विराम करता हूं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें सर जी। ये चीज ये होता है कि पत्रकारों के विरोध में पुलिस भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी आ जाते हैं, और जो लोग मतलब इन विकास योजनाओं का बंटाधार करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं पत्रकारों के अगेंस्ट आ जाते हैं। तो पत्रकारों के अगेंस्ट आने पर पत्रकारों को हताश नहीं होना है। मैं एक स्पष्ट संदेश देगा कि हम या आप माध्यम से सर कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो निराश ना हो। कहीं भी बात होती है, हम मिलजुल के समूह बनाएंगे, हमारी कमेटियां गठित होंगी, वो मजबूत होंगी। हम लोग मिलजुल करके सारे लोगों की मत उठाएंगे। जितने भी फर्जी मुकदमे ये पुलिस करती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी लोग हैं, यही लोग उत्पीड़न करवाते हैं पत्रकार का, कि उनकी कमियों को उजागर न करें। तो अब ये पत्रकार संगठन, अगर सरकार से हमारी सिफारिश मंजूर हो जाती है कि हमारे पत्रकार साथियों को कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। हम कंधे से कंधा मिला के और कलम की जो धार है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा धीरेन्द्र जी, लगातार जो युद्ध करके लगातार जो बढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो नहीं बढ़ पाते हैं
इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूंगा और सभी साथियों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद और हमारे सभी पत्रकार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद के साथ एक बार फिर हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके युद्ध स्तर पर अपनी लड़ाई को चलाएंगे और हम विजयी होंगे, कामयाब होंगे निश्चित रूप से। क्योंकि मैं बता दूं बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं स्टूडियो है ये भी खुला हुआ है, देखो गेट लिखा नो एंट्री, तो ये पूरा लगा हुआ। देखिए मैंने लिखा रखा हूं, देखिए लिखा है आप अंग है फलाने हैं, मैंने बिल्कुल हर जगह पर मेरे कूट के पत्रकारिता है। और क्योंकि अपना बहुत बड़ा ऑफिस है तो इसलिए कोई चला जाता है तो दरवाजा नहीं बंद करता है, डोर नहीं खींचा, चला गया। अब वो जो सिस्टम है पता नहीं कौन चूहा काट दे क्या काट दे, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसलिए मैंने समय लिया हूं। तो दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा और हमारे साथी लगातार लगे हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और कहूंगा हमारे जो अन्य भी साथी हैं आज नहीं जुड़ पाए हैं और जो जुड़े हैं वो 64 साथी जुड़े हैं, बड़ी उपलब्धि है। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और पत्रकार समाज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, सबको प्रणाम कहना चाहूंगा और सबके संघर्ष के प्रणाम कहना चाहूंगा और हम चाहूंगा कामयाब हो। सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को ऐप को शेयर करें, लोगों को बताएं, डाउनलोड कराएं और लोग अधिक से अधिक जुड़े। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार।